नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। जब भी हम कवियों की, लेखकों की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं बल्कि अपने आसपास की हर चीज़ के लिए, जानवरों के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी, पर्यावरण के प्रति भी। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी ही लेखिका, कवित्री मौजूद हैं जो पर्यावरणविद हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। इसी विषय पर उन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड असेसमेंट की मेंबर भी हैं। एक कविता संग्रह आ चुका है, एक कथा संग्रह भी आ चुका है। हाल ही में एक नया और पहला उपन्यास आया है, उसका नाम है धरा के अंक में। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक कविता संग्रह और कथा संग्रह आने के बाद उपन्यास आने की खुशी, अनुभूति कैसी महसूस हो रही है? बहुत अच्छी। सबसे पहले कहानी संग्रह आया बोधरस प्रकाशन लखनऊ से। उसके बाद उसका दूसरा संस्करण भी आ चुका है अब। उसके बाद कविता संग्रह आया, तो कहानी और कविताओं से मैं मुक्त हुई। और आप मुक्त होना चाह रही थी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये किस्से कहानियाँ डायरियों में सालों से दर्ज थे, तो इन्हें एक कथा शिल्प में ढालना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि कहानी आए बाहर, पढ़ें लोग उसे। और कविताएं भी इसी तरह से आईं। और उसके बाद जब कथा कहन रेसिडेंसी का अनाउंसमेंट हुआ, और ये संयोगी कहेंगे आप कि उसी वक्त मैं ये चीज़ सोच रही थी कि प्रकृति, पर्यावरण और वनवासी समुदाय को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा खूबसूरत सा उपन्यास लिखा जाना चाहिए, और कोई ऐसी प्रेम कहानी जो इस वातावरण में फले फूले। और तो बस। तो आप जो गार्गी रेजिडेंसी के बारे में बता रही थी, वहीं पर आपने उपन्यास लिखा जी। कितने समय की वो रेजिडेंसी थी, क्या उसकी प्रक्रिया थी? जी, कथा कहन ने जो ये राइटर्स रेजिडेंसी की शुरुआत की, जयपुर का है कथा कहन, सभी जानते हैं। आदरणीय मनीषा कुलश्रेष्ठ जी उसको मॉडरेट करती हैं, उसकी हेड हैं। उन्होंने ये विषय चुना, और वो तो मैं उन्हें हमेशा विषय यानी प्रकृति पहले से आपको विषय दिया है? हाँ, उसका विषय ही प्रकृति था, प्रकृति पर्यावरण संरक्षण पे। और उनकी पहल थी कि इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा उपन्यास लिखा जाना चाहिए। और बस मैंने उन्हें अपना भेजा, जो मेरी कहानी का सार था उन्हें मैंने कुछ शब्दों में भेजा, जो कथा कहन की टीम को अच्छा लगा, पसंद आया। इस पे आगे फिर बातचीत हुई, इस तरह से मेरा चयन हुआ। जनसभा प्रकाशन के द्वारा प्रायोजित था ये, और जहाँ से आपके उपन्यास जी जहाँ से ये उपन्यास आया है। कनौता कैंप रिजॉर्ट जयपुर का एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है, इको रिजॉर्ट है। बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पंछियों का डेरा जमता है। बहुत सुंदर मोर मिलेंगे, सुंदर सुंदर जितनी एक्सटिंक्ट वैरायटी ऑफ बर्ड्स आप चाहेंगे आपको वहाँ मिलेंगे। बहुत सुंदर सुरम्य एकदम वातावरण है। वहाँ मैं 1 महीने रही, और फिर वहाँ से इस कहानी को विस्तार मिला। जो बीज मेरे अंदर था, कहानी पहले से आपने लिखी हुई थी, वहाँ जाकर आपने उसका ड्राफ्ट? कहानी आप ये कह सकते हैं कि एक जिसे हम अपने उस शब्दों में कहते हैं खाका तैयार करना, तो वो था। लेकिन पात्र फिर जुड़ते जाते हैं, और हर किरदार की अपनी यात्रा होती है, तो फिर वो समय के साथ तय होती है। तो लगभग 1 महीने में लिखा हुआ ये उपन्यास है। रेसिडेंसी के दौरान हम उसे चैप्टर्स में ढाल लेते हैं, उसका एक खाका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस पे सोचते हैं, समझते हैं कि अगर हम इस तरह से इस उपन्यास को लिख रहे हैं तो उसके क्या फैक्ट्स होंगे, वो कैसे और रोचक बनेगा, क्या होना चाहिए। और फिर जब वो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो फिर उसे जो है विस्तार देने में जितना समय वो लगता है, रेजिडेंसी में रहते हुए जो कैरेक्टर्स हैं या वो जो आ जाते हैं। हाँ जी, जो आप कह सकते हैं कि किरदारों का जन्म जो है वो उसी समय में होता है। वो हुआ, मैं अपने विषय में कहूँगी कि जब मैं वहाँ थी तो उस समय में उन क्या किरदार होंगे, कैसे अलग अलग परिवेश से आते हुए लोग हैं, तो जो आप इस उपन्यास में देखा आपने। इसमें बैगा समुदाय का भी जिक्र है। तो जब आप बैगा समुदाय जैसे एक कम्युनिटी की बात करते हैं, तो आप कभी उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, या
आपने कैसे जाना उनके बारे में कि आप उन्हें अपने जी, उपन्यास में ढाल सकें? जी जी। तो मेरा जो ददीहाल है वो मंडला जिले का है। तो मेरा पूरा बचपन जो है मंडला में बीता। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत जिला है मंडला, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कान्हा नेशनल पार्क उसी टेरिटरी में आता है। तो मैं बचपन से आ जा रही हूँ। तो मैं बचपन से आदिवासी समुदाय को देखती आ रही हूँ। मंडला के आसपास और भी जो दूसरे जिले हैं, नैनपुर, डिंडौरी, यहाँ गौड़ समुदाय रहता है और कुछ हिस्सों में बैगा समुदाय भी रहता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि अभी जब मुझे ये नॉवल लिखना था तो मैंने इन्हें और एक रिसर्च के रूप में जाना समझा, पर इन्हें बचपन से मैं देखती समझती आ रही हूँ। मतलब एक कनेक्शन था, कनेक्शन था मेरा, बेसिक हाँ, उनके मालूम थे मुझे। लेकिन जब नॉवल लिखा तो फिर एक उन्हें दूसरी तरह से देखना समझना शुरू किया। एक शोधार्थी जैसे होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो फिर वो रिसर्च वाला एंगल ऐड हो गया नॉवल के साथ। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे अपने किरदार ऐसे चाहिए जो जिनसे मैं मतलब जीवन में मिली हूँ, जीवन की पगडंडियों से आते हुए किरदार होने चाहिए, जीवंत होने चाहिए। जीवंत होने चाहिए। तो मैं कुछ दिन जो है बीच बीच में चली जाती थी। कान्हा नेशनल पार्क जो है मेरा प्रिय स्थल भी है। तो बस वहाँ पे मुलाकात होती गई, लोगों से जुड़ती गई, कड़ियों से कड़ियाँ। ऐसे तो मैं संयोग कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सहयोग किया। और मैं एक बैगा परिवार से मिली और उन्होंने मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया। ये रेजिडेंसी से जी रहने के दौरान? बाद में। अच्छा, बाद हाँ, बाद मतलब जब आपको ये उपन्यास पूरा करना था। हाँ। तो फिर जब मैं उनसे मिली, मेरी मुलाकात हुई, और तो मुझे लगा कि हाँ ये दूसरी किरदार है मेरे उपन्यास की। तो वहाँ से धरा आई, जिसके नाम पर ये उपन्यास है, धरा के अंक में। तो धरा एक बैगा समुदाय की महिलाएं। अच्छा, जिनका नाम है। इसमें आपने प्रकृति को भी समेटा है ना? जी जी, पूर्णतः। हाँ, तो और प्रेम कहानी भी लेकिन साथ साथ चलती है। जब मैं इसकी भूमिका पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि इसमें एक प्रेम कहानी है लेकिन प्रकृति, आदिवासी, तो कैसे आपने सबको जोड़ा और उनकी क्या भूमिका है पूरी किताब में? इस तरह से अगर आप उपन्यास को देखेंगे तो ये शुरुआत होती है इसकी एक जो मुंबई में जो युवती है, हाँ, शी इज न्यूली वेड, मुक्ता नाम है। जेनजी तो नहीं लेकिन हाँ मिलेनियल कह सकते हैं। तो मुक्ता जो हैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने करियर के किसी भी इकोसिस्टम में हैं और जब हम उसके पीक पे होते हैं, हमें सब मिल रहा होता है, तो फिर एक अकम्पलिशमेंट के बाद एक वैक्यूम भी आता है, यू नो, जहाँ हम कई बार अपने लाइफ का पर्पस भी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरे जीने का क्या उद्देश्य है, क्या सिर्फ ईएमआई पे करके गाड़ियों की ईएमआई भरना ही मेरी लाइफ है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हर युवा अपने उसमें फेस करता है। तो मुक्ता के मन में ये सवाल आते हैं और इन सवालों के पीछे जहाँ वो उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उसकी चुनौतियाँ भी आती हैं। तो वो वहाँ से कुछ समय के लिए भागना चाहती हैं और वो लौटकर जो है उनको अपना घर बुलाता, मंडला उनका घर है। ये आपकी कहानी तो नहीं है? सब मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी कहानी तो नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से उस किरदार की कुछ सोच मेरे जैसी हो सकती है, पर वो किरदार अपने आप में बहुत अनूठा है। फिर वो वापस आता है, लेकिन वहाँ पर समुदाय जैसे बैगा समुदाय है, उनकी कहानी किस तरह से शुरू होती है? तो वो इस तरह से कहानी शुरू होती है कि जब मुक्ता आती हैं और फिर वो एक फ्रीलांस कंसल्टेंट की तरह बीच में काम भी करना चाहती हैं, तो उन्हें उनका जो सामना है वो जीवन की ज़मीनी हकीकतों से भी होता है। कि आपने कुछ सोचा, चुना, चाहा, लेकिन आपका जो जीवन है, आपकी जो जटिलताएं हैं, वो समय के साथ कम नहीं होती हैं। और जब वो अपने साथी से दूर आती हैं तो उन्हें ये भी महसूस होता है कि प्रेम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी लाइफ का कोई भी पर्पस इतना नहीं मायने रखेगा अगर मेरा साथी मेरे साथ ना हो।
तो उस तरह के अंतर्द्वंद इस उपन्यास तो में आप आते हैं। आप अपने इस उपन्यास को क्या टैग देंगी? प्रेम कहानी है, संघर्ष की कहानी है, क्रांति की कहानी है, मुक्ति की कहानी है, आजादी की? आज़ादी की, मुक्ति। हम्म। हाँ, कैसे हम अपने आप से, अपने बनाए हुए नोशन से, अपने जो हमारे जैसे पूर्वाग्रहों से भी, प्रेजुडिसेस से जैसे मुक्त होते हैं, ये उसकी कहानी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इस और हमारे अपने जो निर्णय हम लेते हैं ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सही हों। हम कई बार अहम में उन्हें स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन अक्सर वो गलत भी होते हैं। तो इस तरह से आप कैसे अपनी ज़िंदगी की राह को बदलते हैं, कैसे वापस उस पे आते हैं। तो एक तरह के एस्केपिज्म में जो मुक्ता हैं वो बैगा समुदाय के पास पहुंचती हैं और अपनी एक नई दिशा तलाश और करती अपनी हैं। एक नई दिशा तलाशती है। और अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कहीं हम बहुत उखड़े हुए मन से जाते हैं या ऐसे ही जाते हैं, और वहाँ हमें जो मिलता है वो हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। बिल्कुल। मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई मोड़ या कोई इंसिडेंट आता होगा जहाँ वो रास्ता बदले और उसको लगता है कि यही रास्ता शायद सही था। आपने कविता लिखी, फिर कहानी लिखी, जिसके लिए आपने कहा भी कि अभी मुझे उनसे मुक्ति मिली, लेकिन उसके बाद एक उपन्यास लिखने का अनुभव कैसा रहा? उसमें क्या स्ट्रगल रहता है उपन्यास लिखने में? कविता तो आप फटाफट लिख देते हो, आपके मन में कोई ख्याल आया, आप लिखने बैठ गए, बहुत अधिक हुआ तो 15 मिनट 20 मिनट में आप कोई कविता लिखेंगे। लेकिन उपन्यास एक लंबी यात्रा है, आप पात्रों के साथ भी यात्रा करते हो। आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ? उपन्यास का जो विस्तार है वो असीमित है, और उपन्यास में हर किरदार की एक कहानी होती है। और हाँ। कहानियों में ऐसा होता है जब हम, आप ये कह सकते हैं कि वृहद रूप है किसी एक कहानी का। मेरे शब्दों में वृहद रूप उपन्यास है। तो जब हम कहानी लिखते हैं तो हमें बहुत लंबी कहानी भी लिखी तो हमें लगता है चलिए हम इसे 4000 शब्दों में समेटेंगे, 5000 शब्दों में समेटेंगे। तो लेकिन जब हम उपन्यास लिखते हैं तो हमें बहुत बड़ा लैंडस्केप मिलता है, या बहुत बड़ा कैनवास मिलता है, आई वुड से, कि अब आप उसमें हर तरह के रंग भर सकती हैं कि आपको उसमें कौन सी चित्रकारी करनी है, आपको उसमें कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होती है अपने हर किरदार के स्पेशल के उनका जो अनूठा पक्ष है वो दिखाने की। तो इस तरह से मुझे लगता है कि उपन्यास लिखते हुए आप हर किरदार को जस्टिफाई करते हो, उसके साथ जस्टिस करते हो इन अ वे। लेकिन कहानियों में कई बार वो कुछ किरदारों में सिमट के रह जाता है, शायद छोटी होती हैं और बहुत लंबी करने से फिर वो उपन्यास बन जाएंगी या कुछ छूट जाता है उनमें। आपका जो कथा संग्रह था उसमें लगभग कितनी कहानियां हैं? जी शायद 11 या 12 हैं। तो आपको लगा कि इन कहानियों को कभी उपन्यास का रूप दिया जा सकता है? जी, उसमें एक कहानी है 5 ml लव। वो भी लगभग प्रेम कहानियां हैं सब। क्योंकि देखिए मैंने आपका जो कविता संग्रह का नाम पढ़ा है वो भी इतना सुंदर नाम है। तो 5 ml लव उसमें एक फर्स्ट जो उसकी कहानी है उससे मुझे लगता है कि वो कभी उपन्यास बन सकती है। और बहुत ही उसे मैंने सबसे पहले जब लिखा था तो वो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी की तरह लिखा था जिसका नाम था ब्लैक टी। और उसको काफ़ी सराहा गया, सबने पढ़ा। लॉकडाउन वाला टाइम था, लॉकडाउन वाला, तो मैंने डाली थी फेसबुक पे और उस पर काफ़ी व्यूज़ आए, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो मुझे लगा, फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम इसे अच्छे से लिखो, इसे लघु कथा में मत लिखो, मतलब वो ताकि एक कहानी संग्रह में ताकि फिट हो कहानी सके। लंबी कहानी। और आपको लगता है कि वो उपन्यास हो सकता है? अब जब आप कह रही हैं तो मैं, और वैसे आज जब आपने पहले भी मैंने यही सोचा कि वो एक ऐसी कहानी है जिसका उपन्यास बन सकता है। तो कहानी लिखने के बाद जब आपका उपन्यास आया, क्योंकि उपन्यास एक बड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है, आप पात्रों के साथ, जैसे कि हमने भी बात की कि यात्रा भी करते हैं। कहानी लिखने का फिर अनुभव कैसा था जब आप छोटे छोटे हिस्सों में बहुत सारी बातें कह रहे हैं? आप कहानी पहले से मन में सोच लेते हो या आपके आसपास से आप बुनते हो या आप लिखने बैठते हो और कहानियाँ आती चली जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
कुछ चीज़ें मैं अपना बता रही हूँ, मैं सबका मुझे नहीं पता, जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि जो चीज़ मुझे मेरे दिल को छूती है, समाज में आसपास में अगर कोई ऐसी घटना हुई या किसी का मैं जीवन देख रही हूँ जहाँ मुझे उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी नज़र आ रहा है कि ऐसा ये इसलिए हो रहा है इनके साथ, तो वो चीज़ मेरे दिल को, वो अगर मेरे दिल का दरवाज़ा खटखटाती है तो फिर मैं उसे पात्रों के नाम बदल कर लिखती हूँ। मतलब वो असल कहानियों से भी आ वो सकती है। जीवन के किसी ऐसे उससे आती है अनुभव से जिससे मैंने देखा तो ज़रूर होता है। मैं कोरी कल्पना पे नहीं लिख पाती, मतलब उसमें जब तक मैंने उसे किसी रूप में महसूस ना किया हो तब तक कहानी नहीं बना, उसको कथा शिल्प में ढालना मेरे लिए संभव नहीं होता। अब तो आप उपन्यासकार भी हो गई हैं, कथाकार थी, कवित्री थी। सबसे अच्छा क्या लगा लिखने में? उपन्यास लिखना सबसे अच्छा लगा, लेकिन कथा संग्रह क्योंकि पहला था तो वो एक पहले बच्चे वाली फीलिंग थी। इसके बाद एक मैच्योरिटी आती है जब आप लिखते हैं, तो उतने समय में जैसे कथा संग्रह आया, उसके बाद जब ये आया उपन्यास आया, तो इस बीच में जितने आप पकते हो जितना आप सीखते हो, मतलब राइटिंग भी एक तरह की यात्रा होती है, पूरी यात्रा है, कॉन्स्टेंटली आप इवॉल्व करते हो, लर्न करते हो, सीखना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो सीख है वो बढ़ती जाती है। तो उपन्यास ने बहुत अच्छा अनुभव दिया। उपन्यास के आपके प्रकाशक अलग हैं, पहले दो जी जो जी कथा संग्रह और जी, कविता संग्रह, उनके जी, प्रकाशक एक है। जी। प्रकाशक चेंज करने का कुछ अनुभव हुआ आपको? लगा कि इससे किताब पे असर पड़ेगा? जो जनसभा प्रकाशन है, इन्होंने इस रेसिडेंसी का स्पॉन्सर किया था। हाँ, ये जुड़े हुए हैं इनके साथ, और क्योंकि ये थे तो बस इसमें कुछ ऐसा नहीं था। ये कथा कहन के साथ इन्होंने हमारी राइटर्स रेसिडेंसी को वो किया था, स्पॉन्सर, सपोर्ट किया, और बस बातचीत की, संयोग बना, हो गया। आप क्योंकि एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और बहुत सक्रिय रूप से वहाँ काम भी करती हैं, एक साहित्यकार कैसे प्रकृति को अपनी कविताओं में, कहानियों में लाकर, क्योंकि वो लोगों के लिए भी एक संदेश है, तो वो कैसे उन्हें वो संदेश दे सकता है? ज़रूरी नहीं है कि हर पर्यावरणविद को साहित्य प्रेमी हो। नहीं, जैसे कि आप हैं, लेकिन आप साहित्य प्रेमी, आप साहित्यकार भी हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं, तो ऐसी मेरा स्थिति के लिए प्रेम भारी है। मैं अपने विषय में कहूँगी तो मेरा जो साहित्य के प्रति जो प्रेम है, प्रकृति जो प्रेम है, वो भारी है। तो मेरे लिए अपने काम में भी कविता या कोई कहानी ढूंढ लेना, मेरा ये कह सकते हैं कि आप वो मेरे प्रवृत्ति है, मेरे नेचर का हिस्सा है। दूसरों का नहीं कह पाऊंगी। नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि आपका जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, जब आप उसको साहित्य में ढालती हैं, तो वो एक अलग तरह का इम्पैक्ट छोड़ेगा या छोड़ता है? हाँ, क्योंकि मैं किसी टेक्निकल बात को भी बहुत साहित्यिक और बहुत ऐसी भाषा में कह सकती हूँ जिसे दोनों वर्ग समझ लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उपन्यास में जैसे कि आपने धरा के अंक में, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये बाद में सोचेंगे कि ये धरा कोई लड़की हो सकती है, पहले सोचेंगे कि ये धरती की ही बात हो रही है। हाँ, एक्चुअली आप देखें तो धरा धरती है। हाँ, है ना? हाँ, और उसके विषय भी कुछ ऐसे हैं। और जब भी हम वनवासी समाज और इन समुदाय की बात करते तो हम कहते हैं जल जंगल जमीन है ना? तो जहाँ जमीन ना कहते हुए हमने उसे धरा बनाया, जो हमारी धरोहर भी है। तो ऐसे बहुत सारे विचारों से जब उपजे तो फिर धरा आई। तो आप अपने लेखन में कैसे और प्रकृति को लेकर आती हैं? इस किताब में तो है, जैसा कि आपने बताया, अपनी कथाओं में, अपनी कविताओं में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो हीलिंग है वो प्रकृति में है। क्योंकि आप देखिए कि जब भी हम थोड़े भी तनाव से गुजरते हैं या
हम ज़िंदगी के कभी किसी थोड़े से भी थकान भरे दौर में होते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि चलो कहीं ऐसी जगह चलें जहाँ नेचर के बीच, पहाड़ों पे चलें, नदी किनारे बैठ जाएं। चलो नदी किनारे बैठ जाएं। तो ये वाली जो जिज्ञासा है, वापस आना चाहूँगी आपके प्रश्न पे, आपने कुछ पूछा मुझसे? हाँ, मैं पूछ रही थी कि प्रकृति को आप फिर किस तरह इन्वॉल्व करती हैं अपनी कविताओं तो क्योंकि प्रकृति मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, कि मुझे अगर कभी भी कहीं जाना है तो मेरा पहला डेस्टिनेशन नदी के आसपास होता है, या क्योंकि मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ तो हमें लगता है कि बारिश का मौसम है, चलिए बस्तर घूम आए। आसपास भी ऐसे बहुत से जगह हैं। कान्हा नेशनल पार्क तो मैंने आपको बताया कि अक्सर ही मैं जाती हूँ, जैसे ही वहाँ जंगल खुल जाता है और हम प्लान बनाते हैं, अक्सर हम ठंड में जाते हैं, ठंड में बाघ बहुत दिखते हैं। तो प्रकृति से मेरा अपना स्वभाव इतना जुड़ा हुआ है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं किस स्टेट में थी। जैसे अभी मैं आपका प्रश्न भूल गई बात करते वक्त, मैं भूल जाती हूँ कि अगर मेरा कोई स्टेट ऑफ माइंड था जो मुझे किसी तरह से परेशान कर रहा था, बदल जाता है वो। इसीलिए मैं चांद, फूल, बादल, बिजली, इनके इर्द गिर्द मेरी कलम घूमती है। तो जैसे आप जैसे हमने आपकी जब इंट्रोडक्शन की बात करी तो पता चला कि आप वो यूनाइटेड किंगडम की संस्था, जी ISEP कहलाती जी, हाँ, उसकी मेंबर भी हैं, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल प्रोफेशनल्स है वो। जी, तो आप उसकी सक्रिय मेंबर हैं। मैं उसकी मेंबर भी हूँ और मैं उनकी सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। जी, तो ये किस तरह का काम होता है वहाँ, क्या करना होता है और किस तरह से आप प्रकृति के प्रति और जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो हमारी कंपनी जो है वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी डिज़ाइन करती हैं। तो अब जो है पर्यावरण को लेके इतनी जागरूकता है, आने वाला युवा भी इसी इकोसिस्टम में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वहाँ के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं, वो प्रोग्राम्स में लेती हूँ जी, जो ऑनलाइन माध्यम से लिए जा सकते हैं। कुछ बैचेस ऑफलाइन भी होते हैं, बट मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। आपका प्रकृति से इतना जुड़ाव कैसे हुआ? हालांकि आपने बताया कि आप मंडला से हैं, नर्मदा पास बहती हैं, नर्मदा की अपनी खैर अपने आप में एक विशेषता है। तो वो आसपास का क्षेत्र तो रहा होगा, पर फिर भी आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इस क्षेत्र में, क्योंकि आपने MA किया हुआ है उसी सब्जेक्ट से, तो कुछ और MSc टेक। अच्छा, हाँ, ओके। तो जो आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है वो भी एनवायरनमेंट में। बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो हाँ, आप अपने प्रश्न पे आइए। नहीं बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या पढ़ते हैं उससे आपके पैशन का कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मतलब सीधा लेना देना नहीं होता है। आप कोई इंजीनियर भी होकर सितार बजा सकता है, गाने गा सकता है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि इंजीनियर सबसे ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडीज कर रहे हैं। इंजीनियर तो खैर सब चीज़ ही कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है, मैं अपने जब मैं पढ़ रही थी, पढ़ते मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि मेरा अपना जुड़ाव साहित्य से इतना कैसे हो गया। घर में भी कोई और था? उज्जैन में रही हूँ मैं, तो उज्जैन जो है एक साहित्यिक गढ़ है। हाँ, तो वहाँ पे जो है कभी वहाँ पे इस तरह का माहौल बहुत था, पढ़ाई मतलब साहित्यिक माहौल। हाँ, और एक मज़ेदार सा एपिसोड बता रही हूँ आप कि मैं उज्जैन में जो है, मेरी जो मामी जी थी वो बैंक ऑफ इंडिया में थी, तो वहाँ शायद श्री कृष्ण सरल जी आते थे, तो वो कभी कभी ऐसे बताती थी कि अरे आज सरल जी बैंक आए थे, तो इस तरह के कोई वो तो अब वो समय था जब आप गूगल खोल के कुछ देख नहीं सकते, तो हम लाइब्रेरी की तरफ भागती थी कि कौन है ये। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की कविता जो बचपन में याद थी, जब बाद में पता चला कि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन यूनिवर्सिटी के VC रहे हैं, तो फिर उस तरफ मन भागता था कि चलो उनकी और रचनाएं देखी जाएं, पढ़ी जाएं। तो लाइब्रेरी ने उस समय एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दूसरी बात, जब मैं पढ़ रही थी तो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे, और यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे जिसके आसपास भी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स रहते थे,
तो किताबें जो हैं, मान लीजिए किसी ने इशू कराई, उनने पढ़ी ना पढ़ी, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ लेती थी। तो उस समय से एक ये जो है पढ़ने की ललक होने लगी। फिर घर में कोई और नहीं था साहित्यकार ऐसा? घर में कोई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन घर में कुछ पढ़ने का माहौल था, लेकिन ये पढ़ना वो पढ़ाई वाला पढ़ना था कि किताब लेकर बैठो, कोर्स की किताब लेकर बैठो। तो हमारा मन जो है कोर्स की किताबों के बाद जो है हम खोजते थे कि कहीं मिल जाएं। तो यूजुअली जो रेलवे स्टेशन के स्टॉल्स हुआ करते थे, जब हम कभी ट्रैवल करते तो हम घंटों खड़े होके वहाँ जो हैं उपन्यास देखते थे, प्रेमचंद के उपन्यास उठाकर देखना, पढ़ना, खरीदना। उस समय में सबसे बड़ा बुक स्टॉल आप समझ लीजिए वो रेलवे का बुक स्टॉल हुआ करता था। छोटे शहरों में किताबें नहीं मिलती थी, लेकिन जब मैं उज्जैन आई तो फिर मुझे किताबें मिली पढ़ने। लेकिन मुझे नहीं मालूम था। उज्जैन आई मतलब पहले आप मंडला? हाँ, जब मैं आई पढ़ने आई यहाँ, तो फिर इसके बाद से जो है वो कब ललक शौक में कब बनी, फिर वो कब पैशन बना, कुछ पता नहीं। 2 साल पहले आपके कविता संग्रह और कथा संग्रह दोनों आए हैं जी। तो कब आपको लगा कि नहीं अब तो टाइम हो गया, अब छपना चाहिए? लिखती तो मैं बहुत समय से हूँ, कॉलेज से लिख रही हूँ। मेरी एक डायरी थी और वो उसमें बहुत सारी कविताएं ऐसे लिखती हुए उसके पन्ने पीले पड़ गए थे। और इसका क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को दूंगी कि एक समय बाद उन्होंने उस डायरी को कभी यहाँ वहाँ नहीं होने दिया। मैं कई बार सोचती थी क्या करना मुझे। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना लिखा जब पीछे पलट के पढ़ते हो, अजीब लगता है। एक समय में जब आप बहुत युवा होते हो तो आप भावनाओं में बह के बहुत कुछ लिख जाते हो, फिर कई बार आपको लगता है अरे ये कोई ना पढ़े तो ठीक है। तो वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी ये डायरी है, तुम इसे संभाल कर रखो। संभलते संभलते वो बढ़ने लगी। इसके बाद भी मैंने जो लिखा वो डायरियों में ही था। आई वॉज नॉट वेरी टेक सेवी। बाद में फिर उन्होंने ही मुझे लैपटॉप दिया और उसमें हिंदी का फॉन्ट डाउनलोड करके दिया कि तुम इस पे टाइप करना शुरू करो। और फिर 2020 के बाद 21 में मैंने जो है, मुझे बोधरस प्रकाशन के साथ मेरा कथा संग्रह पहले आया, कविता संग्रह बाद में आया। तो आप कथाएं भी पहले से लिखती हुई आ रही थी? लिखती थी, लेकिन छुपा के रखे रहती थी डायरी में। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट थी और धीरे धीरे समझ रही थी। और फिर फेसबुक पे या दूसरे इस पे लिखना शुरू कर दिया था, पत्र पत्रिकाओं में भेजती थी। पर किताब के लिए शायद वो तैयार नहीं था। मैं तो प्रारब्ध को ही कहती हूँ कि जब समय आया तो अब तो उपन्यास भी हो गया। हाँ, उपन्यास भी हो गया। कथाओं और कविताओं सब में प्रकृति को समेटा हुआ है। छायावादी युग जो है हिंदी का, जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सब प्रकृति को समेटे हुए था, प्रकृति की बात करता था। बहुत समय से हमारे साहित्यकार प्रकृति के बारे में बात करते हैं अपनी कविताओं में, कहानियों में। आपको लगता है कि अब थोड़ा सा कम हो गया है कि हम इस टॉपिक को बहुत महत्व देते हैं साहित्यकार के तौर पे? जब हम उसे 9 रसों में से कोई एक रस को लेकर को बिंदु बनाकर लिख रहे हैं तो उस रचना की एक बात अलग होती। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि मैं श्रृंगार रस चुनूं और उस पे एक रचना बनी, तो उसका एक अलग वो होगा। वो शायद आप ये कह सकते हैं कि वो श्रृंगार रस की कैटेगरी हो गई, है ना। तो पहले कैटेगरीज में लिखा जाता था। जितना मेरी समझ जो साहित्य और इसके बारे में है, अब विषय को बहुत महत्व दिया जाता है। कि जैसे आजकल की जैसे आप कविताएं भी देखेंगी तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छंद में बंधी हुई कविताएं हैं या बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा सारी तुकांत भी होती है, मुक्त छंद कविताएं भी हैं, गद्य कविताएं होने लगी हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे लगता है कि मेरे फादर ने मुझसे ये बात कही कि अरे अब ये तो कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जिसमें कोई तुक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कहानी जैसी चल रही है। तो उसका जो है समय काल परिस्थिति के हिसाब से मुझे लगता है उसका वो रूप बदला है। लेकिन जो पहले लिखा गया वो हम किस भाव से पढ़ते हैं उस पे भी रहता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आया है।
और भाषा में भी चेंज आया है, कहानी लिखने की भाषा में, उपन्यास की भाषा में। आप कैसी भाषा पर जोर देती हैं जब आप लिख रही हैं तो? देखिए, भाषा जो होती है वो किरदार पे निर्भर करती है, हम्म क्योंकि हिंदी जो है बहुत समावेशी भाषा है। हम्म हम बात करते करते कितने शब्द उर्दू के बोलते हैं, कितने फारसी के बोलते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोक प्रचलित शब्द होते हैं जो वहाँ चलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लोक भाषा के लोक शब्द भाषा होते के, हैं। जैसे कई लोग कहेंगे बहुत घाम लग रही है, जैसे बहुत धूप लग रही है तो कहते हैं बहुत घाम लगती है ना। तो इस तरह से जो समावेशी भाषा है, तो मुझे लगता है कि अगर हम लिख रहे हैं तो हम जो बात कह रहे हैं, जब आप अखबारों में लेख लिखेंगे तो वो एक परिष्कृत भाषा होगी, लेकिन जब आप किसी जगह की कहानी कहेंगे तो वहाँ शब्दों का जो चयन होगा वो उस परिवेश के अनुसार होगा। तो भाषा अपने रूप बदलेगी उस लैंडस्केप के हिसाब से कि वो कहानी कहाँ है, कैसी है, कैसे जन्म ले रही। बट मैं ये समझती हूँ कि थोड़ी सरल भाषा होनी चाहिए ताकि वो सभी लोगों तक पहुँचे और थोड़ी रोचक बनी रहे। मतलब सरलता उसमें इम्पोर्टेंट है, सरलता होनी चाहिए, हाँ। ताकि लोगों को समझ आए एटलीस्ट। हाँ, बहुत अधिक परिष्कृत या क्लिष्ट होती है तो वहाँ क्लिष्टता जो है वो एक मतलब ऐसा पैरामीटर है कि वो सच में चीज़ों को बहुत मुश्किल कर देता है। अब वापस इसी उपन्यास पे आते हैं। इस उपन्यास के जो किरदार थे वो आपने कैसे चुने, वो कहाँ से आए? रियल लाइफ से आए, जैसा कि आपने बताया था कि आप बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ से लेती हैं जहाँ कहीं ना कहीं कुछ महसूस किया हो, तो इसके किरदार कहाँ से आए और ये कितनी सिटिंग में फिर आपने पूरा उपन्यास लिख दिया? जी, तो अगर हम किरदारों की बात करें तो मुक्ता तो एक ऐसा किरदार है जिससे मैं अपनी वर्किंग इकोसिस्टम में मुझे हर लड़की में दिखता है ना, तो वो हो गया, वहाँ से आया। मुक्ता का जो हस्बैंड है विराग, वो हस्बैंड है या प्रेमी है? हस्बैंड है। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने गढ़ा है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो साथी हो वो ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा साथी जो आपके अंतर्द्वंद भी समझ ले, आपकी मंशा भी समझे, आपसे रूठ भी जाए लेकिन आपके साथ खड़ा रहे, और आपकी अनुपस्थिति में भी वो आपसे प्रेम करे। ये तो एक आदर्श कल्पना प्रेम करने तो, वाला व्यक्ति तो मैंने सोचा कि मेरे किरदार में मेरे उपन्यास में एक ऐसा किरदार होना चाहिए। कहानी लिखने वालों को इतना कल्पना का इतना फ्रीडम तो होता है, होता जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करें उसको तो लिख ही सकते हैं। तो मुझे लगता है होंगे इनके जैसे भी किरदार, कहीं तो होंगे, ढूंढने बड़े मुश्किल है मुश्किल लेकिन है। तो वो किरदार वहाँ से आते हैं। और धरा के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है मैना। मैना एक ऐसी लड़की है जो सच में मुझे ट्रेन में मिली थी। उसका नाम मैना ही था? उसका नाम मैना नहीं था, नाम चेंज किए हैं इसमें। और गौड़ जो समुदाय है, गौड़ समुदाय की स्त्रियां और पुरुष जो हैं वो अब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने करियर अपने लिए तलाश रहे हैं। तो ऐसी बहुत मेन सारी स्ट्रीम में आ चुके हैं, माने वो आदिवासी हैं? वो आदिवासी हैं, लेकिन वो उनकी जो जीवन शैली है वो अब आपकी और मेरी अर्बन हो चुकी है, अर्बन हो चुकी है, शहरी हो चुकी है। तो वो वहाँ मिली थी मुझे, और वो किसी स्वयंसेवी संस्था के साथ काम कर रही थी, और मैंने उनसे पूछा आप पढ़ती हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं पढ़ती भी हूँ। तो ये कैरेक्टर वहाँ से आया। और बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं जो मुक्ता के का जो परिवार, और ये मेरे आसपास के जो लोग हैं जिन्हें मैंने बचपन से देखा है, वो ये आपने कैरेक्टर बना दिए? वो पूरे नहीं, पर हाँ आंशिक रूप से। उनको बताया आपने कि देखो मैंने आपको एक पात्र की तरह लिखा है? इसमें एक मुक्ता के जो दादाजी एक ऐसे पात्र हैं जो जिनमें मैंने अपने दादाजी की झलक देखी,
और मेरा बचपन मेरे दादाजी के साथ बहुत बीता। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर वो इस सिचुएशन में होते तो ऐसे डील करते, बट वो नहीं है इस दुनिया में। तो बाकी किरदार आप ये कह सकती हैं कि आसपास से आते हैं। बाकी और आपके साहित्य को लेकर क्या अनुभव है अपने परिवेश के साथ, इतनी सारी ट्रैवलिंग के साथ, या जब आप भिलाई में रहते हो, भिलाई जैसी एक औद्योगिक शहर को आप देखते हो, तो उसे मन में बुरा भी फील होता है कि ये क्या कर दिया एनवायरनमेंट। मैं साहित्य को ऐसे देखती हूँ कि एक तरह से ये प्राणवायु है, ऑक्सीजन है आपके लिए। अगर आप इसमें डूबे हुए हो, अगर आपको साहित्य से प्रेम है, किताबों से प्रेम है, भाषा से प्रेम है, संस्कृति से प्रेम है, तो फिर आपके लिए जो है ये प्राणवायु है। तो मैं जो हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं अपना काम कर रही होती हूँ या मैं कोई साहित्यिक काम में जुड़ी होती हूँ। वहाँ भी मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ी हूँ जिनके साथ मैं मिलकर काम करती हूँ। तो या तो मैं ये काम कर रही होती हूँ या मैं ऑफिस अपना एज ए कंसल्टेंट वाला काम कर रही होती हूँ, या वो, इसके बीच का कुछ मुझे नहीं मालूम। उस ट्रांजिशन को मैं किस चीज़ से फिल करती हूँ, वो भी कोई और मीडियम होता है। आप हंसेंगी सुनकर, फिर मैं मूवी देख लेती हूँ। कोई अच्छी मूवी आई तो वो भी हमें बताती है कि इसकी कहानी, पटकथा कैसे लिखी गई है, फिर उस पर संवाद हो जाता है। तो मेरे लिए तो प्राणवायु है। तो आप अभी कह रही थी कि साहित्य प्राणवायु है और प्रकृति भी प्राणवायु है, और दोनों के संगम को लेके आपकी किताबें आई हैं। बाकी आपके बारे में मैंने कहीं पढ़ा भी कि जब ब्लॉग्स और वो सब कुछ साइट्स में देख रही थी कि आप सऊदी अरब भी रही, एजुकेशन सेक्टर में भी रही, तो वो आपने क्यों छोड़ा फिर सऊदी अरब से यहाँ की जो पूरा सफ़र था वो? मेरे हस्बैंड कुछ समय के लिए सऊदी अरब में थे, और तब मेरी बेटी जो है 2 साल की थी। तो वहाँ पे उस समय में, ये बात है ईयर 2005 या 6 की, उस समय वहाँ फीमेल्स को के ऊपर बड़ी बंदिशें थी सऊदी अरब में। हाँ, सऊदी अरब में आपके पास, मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, क्या काम करें। तो वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी का स्कूल था, एक दिन मैंने अपना रिज्यूमे वहाँ ले जाके ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा घर में बैठे रहने से तो कुछ करना अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुला लिया एंड दे आस्क्ड मी कि आप क्या पढ़ा सकती हैं। मैंने कभी पढ़ाया तो था नहीं, बट मुझे कुछ करना था, बिकॉज सारा दिन घर पे रहना मुझे बड़ा अजीब लगता था। बच्ची स्कूल जाती थी? मेरी बेटी 2 इयर्स। अच्छा, 2 इयर्स। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बोर लगता था, मैं सारा दिन घर पे, यू नो। तो मैंने सोचा इसका एडमिशन करवा दूंगी और साथ में जाएगी मेरे साथ, और मैंने शुरू किया। तो मेरे हस्बैंड जब तक वहाँ थे तब तक हम सऊदी अरब में, मैं इंडियन 2 साल स्कूल, काफ़ी साल रहे। अच्छा। 6 साल रहे। 2005 से 2010 तक मैं थी वहाँ, इंडियन एम्बेसी में सऊदी अरब में। जी। फिर इंडिया आए वापस, तो आपने वो छोड़ दिया काम? हाँ, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आपने किस तरह के? उसके बाद भी जब मैं आई तो मुझे यहाँ पे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो मेरा था इंटरनेशनल स्कूल का और इस तरह से काम का, तो मुझे ऑफर्स मिले यहाँ जब मैं छत्तीसगढ़ आई, पढ़ाई की, मतलब पढ़ाने के, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मैंने फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ वर्क किया, और एक स्कूल के साथ करीबन 5 to 6 years आई वाज देयर एज अ प्रिंसिपल काम किया भिलाई में। लेकिन मेरे लिए तो मेरा पर्यावरण था, और एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट काम करना मेरे लिए अब मुश्किल होता जा रहा था, और मैं पूरा समय अपनी कंपनी को देना चाहती थी। 2019 में मैं और मेरे एक पार्टनर हैं जिनका अनुशंसा भी इस किताब में है, तो उनके सहयोग के साथ हमने अपनी एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी शुरू की 2019 में, और 2019 से लेकर फुल टाइम फिर मैंने उसे दिया है। 2020 के बाद तो हमें और, बल्कि जिन लोगों का प्रकृति की तरफ ध्यान भी नहीं था जब कोरोना महामारी आया, उनका भी ध्यान गया होगा कि ये प्रकृति हमारे लिए है कितनी इम्पोर्टेंट।
तो ये पूरी आपकी यात्रा जी, रही है अभी तक यहाँ की, और इसी में ये उपन्यास भी है। रेजिडेंसी का अनुभव कैसा था? रेसिडेंसी का अनुभव बहुत ही अनूठा था। क्या दिनचर्या रहती थी, कैसे क्या है? रेसिडेंसी में आप ये समझ लीजिए कि हम ये बात हमेशा कहते हैं कि अपने साथ वक्त बिताना चाहिए, खुद के साथ वक्त बिताना चाहिए, लेकिन अगर हम कहीं चले जाएं तो हम 1-2 दिन में फिर वहां से घबरा कर ऊबने आ लगते जाते हैं, हैं। ऊब जाते हैं हम पहाड़ों कि- से ऊब जाते हैं लोग। पहाड़ों से ऊब जाते हैं, जंगलों से ऊब जाते हैं, हर चीज़ से। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक तौर पे मैंने ये देखा कि जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हम अपने आप से फिर बहुत प्रश्न करते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमको बहुत असहज करते हैं, तो वो असहजता से भागते हैं हम। तो रेसिडेंसी के दौरान जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस उपन्यास के अलावा मन में आती थी कि ये मुझे करनी है और ये मुझे नहीं करनी। मैं इसे निजी तौर पे बता रही हूँ। जो मैंने सीखा, कुछ अपनी आदतें होती हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस होते हैं ऐसे, जो आपको लगता है कि आपको उनके बारे में भी सोचने समझने का भरपूर समय मिलता है, और उस वक्त तुरंत आपके सामने कोई नहीं होता है कि आप उससे ये कहो, तो आपका जो डिसीजन है, आपका जो निर्णय है अपने विषय में या जिस विषय में आप सोच रहे हो, उस पे किसी और की छाप नहीं होती, मौलिक होता है। मौलिक होता है कि मुझे तो ये करना है या मुझे ये ऐसा करना है। रेजिडेंसी में रहने के दौरान आपको इस तरह के अनुभव हुए? हाँ, रेजिडेंसी के दौरान इसको मैं बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मानती हूँ। एक जैसे वहाँ की जो शुरुआत होती थी, मैं कहती थी ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन होता है। और भी कोई राइटर आपके साथ होंगे? नहीं, उस वक्त नहीं थे, आप अकेली थी? हाँ, बाकी गेस्ट होते थे वहाँ पे। तो वहाँ मैं जिस ट्री हाउस में रहती थी, तो बहुत बड़ा सा, बहुत खूबसूरत सा वो ट्री हाउस था, उसमें ऐसा बड़ा सा ग्लास था, तो सूर्योदय की किरणों से आप जागते थे कि हाँ, आपको लगता था, जब उजाला होने लगता था आपको समझ आ जाता था इट्स टाइम टू वेक अप, घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अक्सर मैं उतर के, और जो है उसके सामने कनौता झील है, मैं देखती थी कई बार वहाँ तार पे लाइन से एकदम एक पंक्तिबद्ध सारे बर्ड्स बैठे रहते थे। हाँ, कई बार कुछ वो जो मेरी एक्सटेंडेड बालकनी थी वहाँ मिलते थे, तो मुझे लगता था कि ऐसी सुबह कहाँ होती है, या मुझे कई बार ऐसा लगता आप था सूरज से उठ रहे हो, चिड़िया चहक रही है। तो मैंने जीवन में नहीं देखी इतनी खूबसूरत सुबह। और ऐसी दिन ढलता था, इतना बड़ा कैंपस है, आप चल रहे हो, वॉकिंग कर रही हैं आप, वो जो रिजॉर्ट है वहाँ खरगोश भी है, तोता भी है, बतख भी है, आप रोज सब देख रहे हो, पुराने बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं। मतलब एक प्रकृति प्रेमी के लिए तो मेरे तो गिफ्ट है। हाँ, स्वर्ग है। और इतना सुंदर एक दिन का मैं आपको वो बताऊंगी कि रात का समय था और वहाँ कोई एक महिला काम कर रही थी, तो मैंने कुछ बोला ऐसे ऊपर कि, मैंने कहा कुछ बैठा, तो कह रही कि देखिए मोर का जोड़ा बैठा है पेड़ पे, और ये मोर जो है पेड़ पे बैठ के सोते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या अजूबा है, मैंने नहीं देखा कभी, सोचा भी नहीं, और पेड़ पे जोड़े बैठे थे। बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही एक अलग अनुभव था। और रेसिडेंसी को बहुत एंजॉय कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति, अगर वहाँ रहता है रेसिडेंसी, आप बहुत एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि वो लेखन से भी और आगे की यात्रा है। कथा कहन से कैसे जुड़े आप, जिन्होंने पूरी एक रेजिडेंसी प्लान की, उन्हें लगा कि कथा कहन से बस ऐसे ही जुड़ी, उसे भी लेखनी और साहित्य प्रेम से ही जुड़ी। मनीषा जी का पढ़ती रहती थी, तो मनीषा जी ने की कथा कहन पे एक पोस्ट आई थी कि इस तरह का रेसिडेंसी प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और इसके लिए आप 2000 शब्दों में अपनी उपन्यास का सार भेज सकते हैं। और उसी समय मेरे दिमाग में ये कहानी जन्म ले रही थी, पर मेरे पास 3 ही कैरेक्टर थे। मतलब वो पूरी नहीं लिखी आपने? पूरी नहीं, लेकिन सार था मेरे पास। वो सार मैंने, क्या होगा उपन्यास, कैसा हो सकता है, क्या है, भेजा,
और जैसा मैंने आपको बताया कि उसका विस्तार फिर वहाँ जाकर हुआ। आपका ऐसा कोई साहित्यिक ग्रुप भी है? उससे पहले कभी कोई ग्रुप रहा हो, या ऐसे लोग जो तमाम साहित्यकार हों, लिखने पढ़ने वाले? लिखने पढ़ने वालों से तो देखिए, आभासी है दुनिया जिसे सोशल मीडिया लोग कहते हैं, इसके बहुत फायदे भी हैं। इसके माध्यम से लोगों से जुड़े हैं जो भी लोग पढ़ते लिखते हैं। बाकी भिलाई आपको लगता है कि साहित्यिक है? भिलाई साहित्यिक है वहाँ लोग? अच्छा है। वहाँ से राष्ट्रीय स्तर की एक पत्रिका आती है, कृति बहुमत, उनके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। अब अगले उपन्यास की तैयारी है, या कथा संग्रह की तैयारी है, या कविताएं लिखेंगी? लेखक क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एक रचनात्मक काम में लगा रहता है। जी। अभी मैं मुक्त हुई हूँ इस उपन्यास से, और इसका लोकार्पण तो उसका हो चुका है, लोकार्पण हुआ, लोगों तक तो पहुंचेगी। हाँ, और अभी बहुत भाव विभोर भी हूँ, तो अभी बहुत जल्दी तो कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगने लगा है मुझे कि आगे शायद उपन्यास ही लिखूंगी। ये कि उपन्यास लिखने में आपको मजा भी आने अब मुझे उपन्यास लिखने में बहुत अच्छा लगता है, वो एक अलग आनंद अनुभूति है। आपको ऐसा नहीं लगता लेकिन ये बहुत समय भी मांगता है? मतलब 1 महीने में तो आपने उस किताब की एक भूमिका पहले से लिख ली थी, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रेच किया, लेकिन वहां से आने के बाद पूरा आपने उसका विस्तार दिया उस पे। जी। उसमें लगभग आपको लेकिन क्या होता है रेसिडेंसी के दौरान जब आप लिख रहे होते हैं, या इसमें ये होता है कि इसमें आपके साथ जैसे मनीषा जी का मार्गदर्शन सहयोग रहा, तो उनके साथ इस नॉवेल को मैं डिस्कस करती थी इस उपन्यास पे कि ये ऐसे करना है। रेजिडेंसी से लिखते वक्त बाद में भी ऐसा रेसिडेंसी प्रोग्राम से आने के बाद भी डिस्कशन होता था, लंबा चलता था। तो उपन्यास समय तो लेता है, क्योंकि अगर हम उसको बहुत जल्दी में सम अप करेंगे तो मुझे लगता है वो बिगड़ जाएगा। समय बहुत लेता है उपन्यास। रेजिडेंसी से आने के बाद जब आप इस पे काम कर रही थी तो आपको कितना टाइम लगा फिर लिखने में? ऑलमोस्ट 1 साल तो लग गया। हाँ, तो मतलब आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कभी आपको अच्छा लगता है, कभी आप लोगों को भी भेजती हैं अपने ड्राफ्ट्स? नहीं। अच्छा, खुद ही? हाँ, मैं पहले पढ़ती हूँ कि मुझे अपना लिखा कैसा लग रहा है। आप अभी कह रहे थे ना मौलिक होना चाहिए, उस पर किसी और का विचार है ही नहीं। हाँ, तो ये फिर उसके बाद में जैसे कभी जो है मेरे घर में हैं लोग जो हिंदी के प्रोफेसर हैं या कुछ, तो उनसे कहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, आप इसको भाषा के तौर पे देखें या कुछ है। लेकिन अब मैं कई बार पढ़ती हूँ उस रचना, एक बार पढ़ के जो फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ, फिर सेकंड ड्राफ्ट हुआ, इस तरह से करती हूँ। उसके बाद भी मुझे लगता है कभी कोई चीज़ तो छूटती ही होगी। हाँ, मुझे लगता है कि एक बेहतरी की संभावना तो हमेशा एक बेहतर चीज में भी और बेहतर होने की संभावना है। जैसे आपने बताया कि आप डिजिटल माध्यम से बहुत सारे लोगों से जुड़ी, इस मीडियम से भी आपको लगता है कि आने वाला जो टाइम है, क्योंकि आप एक जनरेशन से आ रहे हो, आप दूसरी और जनरेशन देख रहे हो, फिर ये बदलता हुआ समय भी देख रहे हो, आपको लगता है कि जो डिजिटल टाइम है इसमें किताब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी? नहीं समझे आपका क्वेश्चन। डिजिटल, हम क्योंकि सारी चीजें अब डिजिटल होती जा रही हैं, लेकिन किताब डिजिटल नहीं है। ई बुक्स भी हैं। हाँ, ई बुक्स भी हैं, लेकिन जब हम इस तरह के फिजिकल बुक्स की बात करते हैं, आपको लगता है कि इनके लिए लोगों का एक अट्रैक्शन, एक इंक्लिनेशन रहेगा? हमेशा रहेगा। क्योंकि जब हम किसी उसको ऐसे पढ़ते हैं ई बुक के फॉर्म में या किसी डिवाइस पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, वो हमें एक अलग फील देता है। लेकिन जब हमारे हाथ में एक किताब होती है तो वो अनुभूति बहुत अलग होती है, और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सारे माध्यम आने के बाद भी किताबों का क्रेज मुझे नहीं कम होता नजर लगता। मतलब मैं देखती हूँ कि जो पुस्तक प्रेमी हैं वो हाथ में किताब थाम कर ही पढ़ना चाहते हैं। तो वो तो किताबें समय में भी, हाँ, आने वाले समय में भी, बल्कि लोग किताबों से और जुड़ेंगे, क्योंकि जो अगर इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष देखें हम, कि किताबें ही एक ऐसा माध्यम है कि जो आपके अकेलेपन की सबसे अच्छी साथी हैं। हाँ, अगर कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा, किताब पढ़ने बैठ जाएंगे। आप अगर कहीं भी हो, किसी भी शहर में, मैं कहीं भी जाती हूँ तो जरूरी नहीं है हर शहर में मेरा कोई दोस्त होगा,
आप किताब लेके जाती मैं हैं? किताब लेके जाती हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि अच्छा मैं वहाँ रहूंगी। आपको बहुत आप कोई भी किताब चुन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई उपन्यास या कहानी है यही पढ़ें। आपका जो आपकी रुचि हो आप वो पढ़ेंगे, पर किताब आपकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। बिल्कुल। और आने वाले समय में जो है मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के वैसे भी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है सब सिर्फ फिर से किताब चुनेंगे। बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स। हाँ, और उम्मीद है कि इस किताब को भी, जिसका नाम भी इतना सुंदर है धरा के अंक में, लोगों तक पहुंचेगा, लोग इसको पढ़ेंगे। कुछ एक दो सवाल हैं आखिरी, फिर एक कविता मैं आपसे सुनूंगी कि आपके भीतर ज्यादा क्या है, साहित्यकार ज्यादा है या प्रकृति प्रेम ज्यादा है? साहित्यकार तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हाँ बहुत, और साहित्यकार तो मुझे अभी अपने लिए बहुत बड़ा शब्द लगता है। मुझे भी बहुत लंबी यात्रा करनी है, तो शुरुआत है, इसलिए अभी तो मैं अपने आप को, मैं समझ रही हूँ, और किताबें लिखने का अभी आपका प्लान है? लिखूंगी मैं अभी। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति प्रेमी होना आपके भीतर के साहित्यकार को और मजबूत करता है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। एक जैसे अंग्रेजी का शब्द है कैटलिस्ट है वो। कैनवास में सजी स्त्रियां लाज को कर्ण फूल बना उपस्थित हैं अपनी देह लिए, कि इस देह से उसे घर में नून तेल भी भरना है। अपनी धवल मुस्कुराहट की मूर्ति बिखेरते बिछना है उसे जंगली घास सा, कि वो हरी भरी भी हो और सहज उपलब्ध भी। अपने उघड़े उभारों से अनजान नहीं वो, अपने उघड़े उभारों से अनजान नहीं वो। उसे पता है कि असंख्य आंखें उसका नमक बिना स्पर्श के चखेंगे। उसे पता है कि असंख्य आंखें उसका नमक बिना स्पर्श के चखेंगी, और उसके हिस्से में आएगी वो कमाई जो तन छिपाकर झोपड़ी में छुपने से नहीं होती। अपने वक्ष झीने हरे चीर से ढक, जब जब वो कैमरे के आगे आती है, वो अपनी देह भूल जाती है। कभी उसे जंगली फूलों से अपनी सहेली का जोड़ा सजाना होता है, कभी घास में लेट कोई लोकगीत गुनगुनाना होता है। उसने शहर से आए लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खूब बिकती हैं वक्षों को पल्लवों से ढकती जनजातीय स्त्रियां। लाज का फूल कानों में सजा लजाती स्त्रियां सब जानते हैं कि इनकी देह का नमक बाजार में बिकने वाली सबसे कीमती वस्तु है। वाह, बहुत सुंदर कविता, बहुत ही संवेदनशील, बहुत मार्मिक कविता है ये। जब आप इसके भीतर उतरेंगे तो आपको लगेगा कि कैसा संसार है हम जहाँ जब इस तरह की बात कर रहे हैं, और एक दूसरा संसार भी है जहाँ लोग इस तरह से जी रहे हैं। तो दो संसारों के बीच की जो खाई है उसको पाटने का काम मुझे लगता है कि एक साहित्यकार करता है। आप कर रही हैं अपनी कविताओं के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा श्वेता जी, आप आई, आपसे बातचीत हुई। प्रकृति के बारे में इतनी सारी बातचीत करके वैसे भी बड़ा अपने मन में बहुत संपन्नता महसूस होती है। जी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन हम अगर सोच पा रहे हैं तो इसकी उम्मीद भी है कि शायद कल को कुछ कर भी पाएंगे। जी जरूर। और फिर जब कोई व्यक्ति किताब लिखता है तो उसकी भूमिका और भी बड़ी हो जाती है समाज में। तो हम बात कर रहे थे श्वेता उपाध्याय जी से, जिनका पहला उपन्यास है लेकिन तीसरी किताब है। किताब का नाम है धरा के अंक में, और इस किताब के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई। आप अमर उजाला काव्य देख रहे थे। धन्यवाद।